जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि वायरस का जो पहला लेक्चर कल मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो आज उसी सेशन को फिर से एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं और ये प्रयास करेंगे कि उन चार ऑप्शंस को इस तरीके से हमको ऑपरेट करना है कि ताकि उनसे संबंधित और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी लाइन याद आती है कि हौसलों की अभी उड़ान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है। रुकना नहीं है उस मोड़ पर, तेरी मंजिल अभी का इम्तिहान अभी बाकी है। तो आज हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, एकदम पूरी तरीके से जो एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं वो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो वायरस का ये सेकंड सेशन है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 2002 से लेके 2021 तक जो प्रश्न आए हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा एक मूल्यांकन कर रहे हैं कि आप कितना मजबूत हैं। यदि कमजोरी है तो उसे और भी बेहतर कर लिया जाए, क्योंकि इम्तिहान अभी बाकी है, समय भी अभी बाकी है। तो इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा किसी भी टाइम, भर्ती आने के बाद परीक्षा कभी भी हो सकती है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आयोग डिसाइड करेगा। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रखना है और एक नए विज्ञापन के साथ साथ आपको एक नई तकनीक, एक नई स्ट्रेटजी, एक नए प्लानिंग, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए तौर तरीके से चीज़ें वही हैं, सिलेबस भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी पेपर हाल में पीजीटी और टीजीटी का देखा गया है, थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास वही सिलेबस पढ़ना है, कोई नया नहीं चीज़ पढ़ना है, लेकिन और बारीकियों पे जाना है और कितने अच्छे से हम उसको कवर कर पाते हैं और कितना काम करना बाकी है, ये सब कुछ हम इसी इंतज़ार में हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सब कुछ आपको बराबर देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरफेरॉन और सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। कहने में तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब ये यही प्रश्न जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको कहीं न कहीं हिला के रख देता है। और एक क्वेश्चन गलती जब होती है तो मान के चलिए कि 4 नंबर, अब तो 3 नंबर हो गए हैं, लेकिन मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है तब जब आपके स्कोर एक एक क्वेश्चंस की लड़ाई होती है तब। तो चलिए देखते हैं इंटरफेरॉन की अगर हम बात करें, इंटरफेरॉन और सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू, किसके साथ सिंथेसाइज करता है, ये क्वेश्चंस है। और अगर इस क्वेश्चंस में 4 विकल्प हैं, पहला है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। 4 ऑप्शंस में सबसे पहले आइए देखते हैं इंटरफेरॉन की अगर हम बात करिए, सिंथेसाइज रिस्पॉन्ड करता है किसकी वजह से, वायरस के लिए अपना रिस्पॉन्स करता है। ये तो प्रश्न का जवाब हो गया, लेकिन और भी कौन से हैं, क्या इनका मतलब है। आइए थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक तरीके का ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट होने के साथ साथ इनकी जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि माइकोप्लाज्मा का जो कैरेक्टर होता है प्लियोमॉर्फिक टाइप का होता है। कैसा होता है? प्लियोमॉर्फिक होता है। और इनसे एक क्वेश्चन और बनता है, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल भी इन्हें कहा जाता है। और क्यों?
क्योंकि इनकी बॉडी में सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या नहीं होता है? इनकी बॉडी में सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप थोड़ा सा और ऑपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सके तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी एक तरीके का, ये भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करता है। आप भी जानते हैं कि अभी वायरस के बाद हम बैक्टीरिया के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की ढेर सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनके बॉडी में कैप्सूल पाए जाते हैं, स्लाइम लेयर पाए जाते हैं, मीसोसोम पाया जाता है। ढेर ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो इनको अलग करता है। वायरस की बात करें तो इस प्रश्न का जो जवाब है आपका वायरस है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन फंजाई यहीं यूकैरियोटिक आता है और यूकैरियोट्स के साथ साथ ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर जो यूकैरियोट के अंतर्गत आते हैं, सब कुछ इनके साथ जुड़ जाता है। तो कभी इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा घुमा फिरा के और भी ऑपरेट करने का ध्यान रखिएगा। ये तो बड़ा नाजुक था, नाजुक ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऑपरेट करने की कला यदि आपके अंदर आ जाएगी तो ध्यान रखिएगा आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जिस तरीके से इस बार क्वेश्चन पूछा गया, आदत डालेंगे तभी एक अंदर एक नया कैरेक्टर आएगा जो सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल। सेल में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, एंटीवायरल सब्सटेंस है जो सेल में वायरस के सिंथेसिस को रोक देता है। चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफेरिन है, सेकंड ऑप्शन एंटीबॉडी, इंसुलिन, इंटरफेरॉन। ध्यान रखिए कि इस प्रश्न की अगर हम जवाब की बात करें तो आपका इंटरफेरॉन ही है, क्योंकि ये एक तरीके का एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है? एंटीवायरल, ये एक तरीके का प्रोटीन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसी वजह से यही वो केमिकल है जो सेल में वायरस की सिंथेसिस को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, होने नहीं देता है। दूसरे और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ट्रांसफेरिन क्या है? ट्रांसफेरिन एक तरीके का आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। क्या होता है? आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये याद रखना है कि आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है। आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसफेरिन को कहा जाता है। कभी क्वेश्चन ऑपरेट करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब सिलेक्शन आसान नहीं है। एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? एक ये एंटीजन के साथ काम करते हैं, एंटीजन के विपरीत काम करता है, एंटीबॉडी के विपरीत काम करता है। बाकी इंसुलिन की अगर हम बात करें, ये एक तरीके का हार्मोन्स है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियास से ये हार्मोन रिलीज होता है और ये शुगर को कंट्रोल करने भी हेल्प करता है। क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन एलटी बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विकल्प के तौर पे देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विथ इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। क्या कहते हैं ऐसे वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करता है प्लांट के साथ? तो ऐसे स्टेज को प्रोपेगेटिव स्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिव स्टेज कहा जाता है। क्यों? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं परसिस्टेंट क्या होता है। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है यह लंबे समय तक, ये जो वेक्टर है, एक तरीके के ये जो वेक्टर है यह एक लॉन्ग टाइम का होता है। कितने लॉन्ग समय के लिए ये वेक्टर के फॉर्मेट में रहता है, लेकिन इनका ग्रोथ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इनका ग्रोथ नहीं होता है। दूसरा नॉन परसिस्टेंस की बात करें, ये वेक्टर कम समय के लिए, ये वेक्टर जो है
शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए अपने आप को बना के रखता है और इसका भी ग्रोथ नहीं होता, न तो इनका ग्रोथ होता है न तो इनका होता है। लेकिन प्रोपेगेटिव जब स्टेज आता है, ये क्यों ग्रोथ करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है किसी प्लांट को, आइए देखते हैं। ये क्या करता है कि जब किसी बॉडी में या किसी होस्ट बॉडी में जब ये एंट्री करता है, क्या करता है, जब ये किसी बॉडी में एंट्री करता है और एंट्री करने के साथ साथ प्लांट को इन्फेक्शन कर देता है, प्लांट को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। और जब ये प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है तो प्लांट में ये वायरस अपने आप को इन्फेक्शन कर देता है। क्या करता है, प्लांट को ये पूरी तरीके से क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। ये आपको याद रखना है और इसी प्रश्न का यही आपका जवाब है। तो विकल्प के तौर पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से सर्कुलेटिव भी होता है। सर्कुलेटिव सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्मेट में होता है और ये वेक्टर में ये भी प्रवेश करता है, लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये भी पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। क्या नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है। मतलब 3 स्टेज हैं, परसिस्टेंट है, नॉन परसिस्टेंट है, सर्कुलेटिव। ये तीनों के तीनों वेक्टर फॉर्मेट में तो हैं, लेकिन वायरस में अपनी मल्टीप्लिकेशन को नहीं बढ़ा पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जब ग्रोथ नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये यूपी पीसीएस के प्री 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से है तो आप इसको देखते रहिए। When a virus attack bacteria, the material that enter the host is, 4 ऑप्शन है, प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही है। ये टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं है अगर आपको नहीं पता है तो। प्रोटीन कोड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया, वे वायरस अटैक बैक्टीरिया द मटेरियल इंटर द होस्ट, किस होस्ट में इंटर करता है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटीन कोट भी देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि वायरस के स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं, 2 ही चीज़ें से ये बना है। एक आपका क्या होता है, डीएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और इसके साथ साथ एक प्रोटीन भी होती है जिसे हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड का बना हुआ जो इनकी आउटर कवरिंग है, ये कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है जो वायरस के होस्ट में अटैक करता है। तो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, किसी भी बॉडी में ये प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद क्या करता है, वहाँ पे अटैक करता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड ही प्रवेश करेगा, प्रोटीन कोट का या प्रोटीन कोट का कोई रोल नहीं है। डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कोई भी विकल्प जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरीके से यहाँ पे कोई इनका रोल ही नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जब भी यह क्वेश्चन पूछा जाए तो When a virus attack a bacterium material that enter the host, जब वो host में प्रवेश करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इनका जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रियॉन्स है, 4 ऑप्शंस है, आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, और 4th ऑप्शन है आपका डी है। तो
प्रोटीन है। तो प्रियॉन्स की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि प्रियॉन्स जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें वनली प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, डीएनए या आरएनए एब्सेंट होता है। कल ये क्वेश्चन भी आया था कि प्रियॉन को क्या कहते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये प्रोटीन से बना है तो जेनेटिक मटेरियल, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए। और यहाँ पे तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आरएनए के साथ साथ प्रोटीन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की बात होगी। जब प्रियॉन आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रियॉन अगर आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वनली प्रोटीन ही सही करके आना है, इसके साथ कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी पी है और यहाँ पर भी पी है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। इस वजह से जो डी वाला ऑप्शन है यही इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अच्छा, दो चीज इससे और कौन और क्या क्या डिसीज़ होती हैं, ध्यान रखिएगा। इससे जो मेन डिसीज़ पूछे जाते हैं, एक डिसीज़ है आपका मैड काउ डिसीज़। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैड काउ डिसीज़ किससे होता है। मैड काउ डिसीज़ जो है प्रियॉन से पाए जाते हैं। और एक और होता है क्रूड्जफेल्ड, ध्यान रखिएगा, क्रूड्जफेल्ट जैकॉब डिसीज़, ये भी एक डिसीज़ है जिसे CJ डिसीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है, सीप में कुरू डिसीज़ भी होता है। क्या होता है, सीप में कुरू डिसीज़ भी होता है। इससे किसे, प्रियॉन से। ये कई बार इम्पोर्टेंट है और इसकी जो खोज किया गया था SB प्रूजनर के द्वारा किया गया था। तो कभी कभी ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है द फ्रेजेस कंटेजियम विवियम फ्लूइडम प्रपोज्ड बाय। चार ऑप्शन है, इवानोवेस्की है, बिजरिंग है, और कौन है, विजमान है, और हेलिरजल है। चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। इवानोवेस्की, ध्यान रखिए, इस विकल्प पे अगर हम बात करें तो कंटेजियम विवियम फ्लूइडम जो है बिजरिंग ने दिया था। कौन दिया था, एक साइंटिस्ट थे बिजरिंग, जिन्होंने वायरस को वायरोलॉजी का पिता भी कहा गया, और दूसरा इनको एक नाम से और भी जानते हैं कि इन्होंने कंटेजियस विवियम फ्लूइडम भी इन्फेक्शन को एक नया नाम दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए और भी देखते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इवानोवेस्की की अगर हम बात करें तो 1892 में इन्होंने TMV के बारे में बताया था। किसके बारे में, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया था। इसके बाद बिजरिंग ने क्या किया था, इन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडम किया, और ये कब दिए थे, 1898 में इस टर्म का प्रयोग किया गया था। डेट नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। विजमान ने क्या किया था, विजमान का बड़ा अहम रोल रहा है। इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। क्या दिया था, जर्म प्लाज्म थ्योरी इनके द्वारा दिया गया था। और हेरिजल का क्या योगदान रहा है, हेरिजल का जो योगदान रहा है, इन्होंने वर्क किया था लेगुमिनस प्लांट पर। किस पे काम किया था, लेगुमिनस प्लांट पर काम किया था। और इन्होंने ये सर्च किया था कि इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। इन्होंने ये बताया कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसकी वजह से होता है लेगुमिनस प्लांट में, तो
हेलरी जेल ने इसके बारे में बताया था। तो इवानोवस्की ने क्या किया, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में। विजरिंग ने 1898 में कंटेजियस फ्रीडम कहा, विजवान में जर्म थ्योरी प्लाज्म कहा, और हेलरिजल ने लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस स्वरूप में होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, इन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायरस रिस्पॉन्ड फॉर एड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, चार विकल्प हैं, एडेनो वायरस है, मोज़ेक वायरस है, टी इवन वायरस है, रेट्रो वायरस है। वायरस में जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एक वायरस है जो रेट्रो वायरस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर है वह रेट्रो वायरस, एच आई वी जब एड्स में बदल जाता है तो उसके लिए रेट्रो वायरस पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे खास बात, एक और भी क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, थोड़ा सा और इसे देख लेते हैं। एडिनो वायरस की अगर हम बात करें, एडिनो वायरस में जो डीएनए पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, और इनसे जो डिसीज होती है, ध्यान रखिएगा, कॉमन कोल्ड और कंजक्टाइविटिस देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। यह एक तरीके का प्लांट वायरस है। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, प्लांट वायरस है। टी इवन की बात करें, T2 T4 या T6 की अगर हम बात करें तो एक तरीके के T2 T4, ये एक तरीके की टी इवन और नंबर पाया जाएगा, और यही जब ऑड नंबर में होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, T1 कहते हैं, T3 कहते हैं, T5 कहते हैं। इनके स्पेशल कैरेक्टर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी रेट्रो वायरस की अगर हम बात करें तो रेट्रो वायरस ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलता है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए कभी ये भी पूछा जाए कि इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो आरएनए तो है लेकिन यह सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्मेट में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे एक और एंजाइम है। एक क्वेश्चन जो और यहाँ से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए जब बनता है तो वहाँ पे जाके जुड़ जाता है होस्ट सेल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ और बन सकता है, इसकी डिस्कवरी कौन किया था, एड्स की डिस्कवरी जो है कौन किया था, एक साइंटिस्ट का नाम है मोन्टैगनर ने सबसे बारे में इनके बारे में बताया 1983 में, और इसके लिए इन्होंने एड्स के बारे में जब पहचान की 1981 में। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हैं तो यहाँ पे प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, प्लांट वायरस को सबसे पहले कौन क्रिस्टलाइज किया था, तो दो साइंटिस्ट थे, बॉर्डन पीरे बिजरिंग और स्टैनले। बॉर्डन और पीरे ने वायरस के न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में बताया था। किसके बारे में, वायरस के न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में बॉर्डन और पीरे ने, या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो केमिकल एनालिसिस किया गया था, क्या केमिकल एनालिसिस किया गया था, बॉर्डन और पीरे ने किया था। बिजरिंग ने कंटेजियस फ्रीडम किया था, और स्टैनले ने 1935 में प्लांट में जो
TMV टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इसके बारे में सबसे पहले इस वायरस के क्रिस्टलाइजेशन कौन किया था? WM स्टैनली ने किया था 1935 में। और TGT के 2002 में और 2001 में पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्लांट वायरस बाय फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय, तो स्टैनले है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे की तरफ चलते हैं। प्लांट वायरस ये भी फिर से रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनोफेज इज ए वायरस अटैक फंजाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, निमेटोड। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक, ये किस पे अटैक करता है? साइनो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, या इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं। फंजाई एक तरीके के यूकैरियोटिक है, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं। और निमेटोड आप वर्म पढ़ते हैं, फाइलम में पढ़ेंगे, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्म है, तो ये आप जानते हैं। ध्यान रखिएगा साइनोफेज की अगर हम जब भी बात करें तो यहाँ पे एल्गी या साइनो बैक्टीरिया ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। वायरल का जो कैप्सिड है ये किससे बना होता है? वायरल का कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। वायरल का जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का बना होता है, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे जो बड़ा योगदान होता है कैप्सोमियर का होता है। किसका होता है? कैप्सोमियर का होता है। कैप्सोमियर, कैप्सिमियर क्या होता है? प्रोटीन की यूनिट होती है जिससे कैप्सिड बनते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिपिड का कोई रोल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कैप्सिड के लिए है, तो विकल्प के तौर पे देखा जाए तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस, ये क्वेश्चन अभी आया था। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है, खासकर रेट्रोवायरस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहे? नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम। बैक्टीरियोफेज कौन सा एंजाइम को कंटेन करता है? चार ऑप्शन है डिहाइड्रोजनेज प्रोटीजेज यूरिएसेस और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम जब ये किसी बॉडी में इंटर करता है तो लाइसोजाइम रिलीज करता है ताकि उस बॉडी का जो ऊपरी लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए या आरएनए को उस होस्ट बॉडी में पहुंचा दे। और पहुंचाने के बाद क्या करता है, उसके बॉडी से राइबोसोम्स को लेता है और जिससे ये प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन कोड फॉर्मेशन करने के बाद नए बैक्टीरिया का नए वायरस का क्रिएशन करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किसमें देखने को मिलती है? चार ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज। फंगस में तो नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी नहीं होगा, वायरस में होता है। लेकिन वायरस के बैक्टीरियोफेज में ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कहाँ देखने को मिलती है? तो बैक्टीरियोफेज में ये आपको मिलेगा। वायरस की बात करें, अगर आपका बैक्टीरियोफेज नहीं होता तो वायरस सही हो जाएगा, अगर ये है तो आपका बैक्टीरियोफेज सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स टैडपोल शेप, राउंडेड शेप, इरेगुलर शेप और रोम्बोडियल शेप। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो टी सीरीज का जो बैक्टीरियोफेज होता है यह टैडपोल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? टैडपोल की तरह होता है। न तो ये राउंडेड होगा, न तो इरेगुलर होता है और न ही रोम्बोडियल शेप में। तो ये एनवीएस टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ई डिसीज इज कास्ड बाई।
वायरस, वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? पोलियो जो है, पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। जबकि लेप्रोसी, ये दोनों बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और इसमें एनाफिलीज वेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? एनाफिलीज का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो ब्लड को सक करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्टेन इज कास्ड बाय बर्ड फ्लू? चार ऑप्शन है, H2N2, H5N1, H3N2 और H1N1। चार विकल्प हैं। ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी 86 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चार विकल्प हैं, H2N2, H5N1, H3N2, H1 और N1 की अगर हम बात करें तो H2N1 N2 जो है एशियन फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? एशियन फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। H5N1 जो है एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। H3N2 की अगर हम बात करें, H3N2 जो है हांगकांग फ्लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? हांगकांग फ्लू भी इसे कहते हैं। ये सिलेबस के बाहर है। बाकी H1 और N1 की बात करें तो इसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। कभी भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि बर्ड फ्लू किसकी वजह से होता है। तो एक नंबर याद रख लेना है, H5N1, H5N1 ये नंबर याद रख लेना है। और इस नंबर की वजह से ये जो आपका विकल्प है 6B वाला ऑप्शन है, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आज आपको बताया था, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा। वायरस ए सेलुलर कैरेक्टर को शो करता है। क्यों? क्योंकि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। साइनोबैक्टीरिया को आप BGA भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा इसका बेस्ट आंसर और इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे इसके तीसरे पैटर्न को लेके। और कल वायरस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना, उन सभी को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। बाकी कल जो ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।